Hello dear student of class 10th, this is your physics teacher Anshuman sir, and today we are going to continue our next lecture which is based on the reflection of light. और हम लोग जो है पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जो है कॉन्केव मिरर से किस तरह से इमेज के फॉर्मेशन होते हैं इसको हमने देख लिया था। अब हम आगे की बात करेंगे और हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन है ये आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड हो, और इसका आउटर सरफेस जो है वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप देखिए ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाऊं, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन हमें हमेशा जो है लाइट को जो है लेफ्ट डायरेक्शन से डालनी है, तो यहाँ से देखिए हम इसको जो है कुछ इस तरह से बना देंगे लाइक दैट। तो ये हमारे पास जो मिरर हो गया, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, वी कॉल इट कॉन्वेक्स मिरर, है ना। और इस कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है इसे आप पोल कहते हैं, और इस पोल से पास होने वाली जो एक्सिस होती है इसे आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस इज नोन एज द कॉन्वेक्स मिरर, राइट। या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज व्हेन अ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज। जैसे अगर हमने इस पर इस तरह से पैरेलल रेज में लेकर के आया तो टकराने के बाद ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, ये कन्वर्ज नहीं होता। इसीलिए हम कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि वो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में जब रे ऑफ लाइट आती हैं तो वो टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती है, वो फैल जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेम टर्मिनोलॉजी हमने वहाँ पर यूज़ करी थी वही टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। बस उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझना है। देखिए कुछ बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस और फोकस के बीच में कंफ्यूज है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पर लाइंस एक्चुअल में मीट करती है ना, उसे हम प्राइमरी फोकस कहते हैं, और जहाँ पर इमेजरी मीट करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, या मिलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कॉन्केव में जब हम लोगों ने निकाला था तो लाइट का कन्वर्जन इधर की तरफ हो रहा था, तो इसका प्रिंसिपल फोकस ये कहलाएगा, और इसके सेम डिस्टेंस में अंदर की तरफ इधर मान सकते हैं तो इसे हम सेकेंडरी फोकस कह लेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से अगर हम कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव में अगर इस तरह से पैरेलल रेज आ रही है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद तो ऐसे चली जाएंगी ये। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, तो इसका प्रिंसिपल फोकस निकालने के लिए आप लोग इसको पीछे की तरफ ड्रॉबैक करते हैं, और ये रे जहाँ पर जाकर के कट करती है वो इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस पे आप इधर की तरफ भी फोकस मान सकते हैं, तो आप इसे प्रिंसिपल फोकस कह लीजिए, इसे आप सेकेंडरी फोकस कह लीजिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। जबकि जो आपके पास कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकस होता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, जो मिरर का फ्रंट होता है वहां पर उसका फोकस होता है। तो इस बात को लेकर के कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसकी फोकस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसमें दो लोकेशन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और दूसरी लोकेशन ये है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रख दो, एनी वेयर रख दो, कहीं पर भी रख दो, तो उसका इमेज हम लोग देखते हैं हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है, वर्चुअल होता है और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो इस बात को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोगों ने इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा कहाँ पर, तो पहला पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो हमें ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशंस से डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये कॉन्वेक्स मिरर आप लोग बना लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको बनाना ही होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, मान लीजिए वो कहीं पर, कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ आप, हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। ठीक है, तो जब आप मान लो कि ये दो रेज हैं जो इस तरह से आ रही हैं, ठीक है, ये दो रेज जो हैं वो इस तरह से आ रही हैं, तो ये दोनों रेज जो हैं इस तरह से आ रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगी इस तरह से।
है ना, ऐसे आएंगी और टकरा करके क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे तो रिफ्लेक्ट होंगी ये, है ना, ऐसे, क्योंकि ये पोल की तरफ आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, ये चीज़ आप जानते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने एंगल के साथ आ रही उतने एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होंगी, लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। देखो आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर हो जाएगा। तो अब अगर हम इन दोनों को पीछे की तरफ ड्रॉ बैक करें तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये जहाँ पर कट करेगा वहीं पे इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों कट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस चीज़ को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर के सामने, सिंपल सा आप समझिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी आपको, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। अब ये इन्फिनिटी पे रखा है, हमें नहीं पता कि फोकस इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है या नीचे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इससे जो रेज आएंगी कुछ इस तरह से आएंगी, ध्यान से समझिए, पैरेलल आएंगी, टकराने के बाद ये डाइवर्स हो जाएगा, इधर भी डाइवर्स हो जाएगा। अब आपने क्या किया, इसको पीछे की तरफ ड्रॉबैक किया, इसको पीछे की तरफ ड्रॉबैक किया, तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, फोकस पे मीट कर रहा है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, किसके सामने, इस कॉन्केव मिरर के सामने रखा जाएगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा जाएगा, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। तो ये आपको थंब रूल याद रख लेना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और वो कहीं पर भी है तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कहाँ पर होगा, इट इज़ ऑलवेज फॉर्म एट द फोकस, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें निकल करके आ गया कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इट इज़ एट द फोकस। तो कहाँ पे होता है, एट द फोकस, है ना। और ये कहाँ पे होगा, और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फोकस पे बनेगा। दूसरा ये समझ में आता है कि इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि देखिए वर्चुअल लाइंस कट कर रही है, तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, पॉइंट साइज होगा, कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है, कैसा होगा, इरेक्ट होगा, हमेशा सीधा होगा, इसका इमेज हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। सो बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, और हाईली डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं, या इसे पॉइंट साइज कह सकते हैं, इसको आप हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब आपको छोटा दिखेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा जो इमेज का हाइट होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई, इसको मैंने यहाँ के रूप में भी दिखाया और यहाँ के फॉर्मेशन में भी मैंने आपको दिखाया कि रेज अगर ऐसे भी आ रही है तब भी फोकस पे बनेगा, और अगर पैरेलल आ रही है तब भी ऐसे बनेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर भी रख दिया, एनीवेयर, राइट। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं पर भी रख दीजिए आप, ठीक है, एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है, कहीं पर भी रख दो आप। मान लो कि ये आपके पास एक दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, तो पहला वाला तो ऐसे जाएगा, है ना, और ऐसे हो जाएगा, इसको पीछे की तरफ आप ड्रॉ बैक करोगे, है ना, ये पहला वाला तो ऐसा जाएगा, दूसरा ऐसा जाएगा। दूसरे को क्या करना है आपको, दूसरे को आपको जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग करना है। भाई एफ है तो इसका ट्वाइस होगा, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो दूसरी वाली रे आएगी उसको हमेशा किसकी तरफ टेंड करना है, उसको हमेशा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ टेंड करना है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ टेंड करिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के आने वाली रे सेम पाथ में वापस हो जाती है, इसको आपको पता है। तो ये टकराएगी तो ऐसे ही वापस चली जाएगी, लेकिन जब आप इसको पीछे की तरफ ड्रॉबैक करेंगे तो देखो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और इमेज का फॉर्मेशन हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। और आप देख रहे हैं ए डैश बड़ा है और ए डैश बी डैश क्या है, छोटा है। तो इमेज की हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा हमेशा फोकस और पोल के बीच में होगा। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना चाहूँ तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इसे रख दें तो मतलब इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो पोल और फोकस पे कहाँ पे होगा, बिहाइंड द इमेज होगा, बिहाइंड द इमेज, ठीक है। कैसा होगा, बिहाइंड द इमेज होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा बेटा, कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल लाइंस इसको क्या कर रही है, कट आउट कर रही है। कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और स्मॉल इन साइज, कैसा होगा, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैसा होगा, इरेक्ट होगा, कैसा होगा बेटा, इरेक्ट, सीधा होगा बिल्कुल से, ठीक है, एकदम से इरेक्ट होगा,
है ना, बात समझ में आ गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये दो रूल्स इसमें हमें पढ़ने होते हैं। पहला तो ये कि ऑब्जेक्ट को जब हम कहीं पर भी इन्फिनिटी पे हो तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं किसी नोन पॉइंट पे रखते हैं मिरर के सामने और वो पॉइंट नोन है, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनेगा। यही रीज़न है कि इसका यूज़ हम लोग जो है कार और बाइक के शीशे में करते हैं। जो आपका मिरर लगा हुआ होता है वो कौन सा मिरर होता है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, और उस कॉन्वेक्स मिरर में जो है पीछे की सारी चीज़ें कंप्लीट फॉर्मेशन में उसमें आपको दिखती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके इमेज का लोकेशन आप नहीं बता सकते, वही इतने डिस्टेंस पे है। जैसे मान लीजिए आपने बाइक के शीशे में कोई ऑब्जेक्ट को देखा, कोई ऑब्जेक्ट के इमेज को देखा आपने, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो इमेज या वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पे है। इसीलिए उस ग्लास के ऊपर लिखा हुआ होता है कि अपीरेंट पोजीशन ऑफ द इमेज, अपीरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी डिस्टेंट और नियर बाई, ठीक है, पास में भी हो सकता है और दूर में भी हो सकता है, इसलिए उसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो रियर व्यू का मतलब होता है कि एक छोटे से इमेज में पीछे की सारी चीज़ें उसमें नजर आ जा रही हैं, इसीलिए जो है कॉन्वेक्स का यूज़ हम लोग जो है रियर व्यू में करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके कुछ यूजेज हैं। तो सबसे पहला यूज़ है कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू इमेज। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ जो है हम लोग किस में करते हैं, रियर व्यू में करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये चीज़ बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज टू सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। सब जो आप जाते हैं, जब आप वहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स जो होते हैं उसमें जो है इनका यूज़ में आता है। ठीक, ये चीज़ें हैं, मतलब इसके यूजेस जो है काफ़ी सारे हैं। शॉप वगैरह में जाते हैं, है ना, बिग कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पे लगे हुए होते हैं जिसमें एक छोटे से मिरर में ही सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, ठीक है। तो वो सजावट के काम में भी हमें आती हैं। अब इसमें चीज़ें हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर बाय द टचिंग देम। तो उसको टच करके आप देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है कि आप टच करो, अगर प्लेन है तो प्लेन मिरर, अगर बीच में दबा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में दबा हुआ है तो वो आपका क्या हो गया, कॉन्केव हो गया, और बीच में उठा हुआ है तो क्या है आपका कॉन्वेक्स है। तो ये पोजीशंस और इसके पहले वाली जो पोजीशंस हैं जो हमने कॉन्केव में पढ़ी हैं, ये दोनों पोजीशंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। अब बात आती है कि इसका मिरर फॉर्मूला क्या होगा या मिरर क्या होगा या इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो इसकी बात समझने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले तो हमें साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है और अलग अलग वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो एक बार हम उसको डायरेक्टली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जब भी न्यूमेरिकल्स आप करें तो अच्छे से कर पाएँ। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक में आपको मैं न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करा दूं और साइन कन्वेंशन क्या होता है ये भी क्लियर करा दूं और दो एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको इस पर बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक, दैट इज द साइन कन्वेंशन यूज्ड इन द मिरर। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, मैं केवल एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन यूज्ड इन मिरर, ठीक है। मिरर में किस तरह से हम साइन का कन्वेंशन यूज करते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉन्वेक्स ले लिया या कॉन्केव मिरर ले लिया, कोई भी आप ले लीजिए और उसके लिए आप वैल्यूज को फाइंड आउट करिए। देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज द कॉन्केव मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, आप ध्यान से समझिए, ये पोल है, और यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा, यहाँ पे कर्वेचर होगा, ठीक है, और यहाँ कहीं साइड में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। मान लेते हैं इसका इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से जो है ये ए बी है और ये ए डैश बी डैश है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए पहले तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज है, इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल। तो जो भी मेजर, तो पहला रूल हो गया साइन कन्वेंशन का कि जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे, राइट। सो ऑल द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम पोल, ठीक है। हमेशा जो है जो भी मेजरमेंट हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे, ठीक है। जो भी मेजरमेंट होगा हमारा वो कहाँ से होगा, पोल से होगा, ठीक है। जो भी मेजरमेंट करेंगे हम पोल से करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो सेकंड पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो बच्चों आपके समझ में शायद आ गया होगा कि जो भी मेजरमेंट हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द
वी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द वेयर, पोल्स। जब भी मेजरमेंट लेंगे तो कहाँ से लेंगे हम लोग पोल से लेंगे, ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है कि वो जो है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा किस साइड में, लेफ्ट। देखो ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट है और ये वाली डायरेक्शन क्या है, राइट है। दिस इज द लेफ्ट और ये क्या है, राइट है, ठीक है। अगर ये वाली डायरेक्शन में राइट, देखो ये राइट हैंड है तो इधर वाली डायरेक्शन है ना, और इधर लेफ्ट डायरेक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किस साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट टू द मिरर रखा जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर, ठीक है। हमेशा हम लोग जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, देखिए अब जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट साइड में रखो भाई, अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है तो आप राइट साइड में रखोगे। लेकिन नॉर्मली जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम ये करते हैं कि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम किधर की तरफ रखते हैं, लेफ्ट की तरफ रखते हैं। मतलब u की वैल्यू हमेशा कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। याद रखना है u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। न्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो रेज आ रही हैं वो रेज ऑब्जेक्ट से टकरा के आ रही है, मतलब रेज जो आ रही है वो ऐसे आएंगी, ठीक है। तो अगर रेज के अलोंग आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए इधर की तरफ कोई इमेज बने और रे के डायरेक्शन में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब आने वाली रे की अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, अगर उसके अपोजिट में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो याद रखना है, इफ वी टेक मेजरमेंट फ्रॉम पोल opposite to the इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है ना, अगर इसके अपोजिट हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, देन वैल्यू विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए आपके तो आगे के न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ, इफ वी टेक द मेजर फ्रॉम द पोल अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, देन वैल्यू विल बी नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। कैसी वैल्यू होगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू होगी। और अगर फोर्थ पॉइंट, अगर हम लोग अलोंग द इंसिडेंट रे अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इस बात को हमेशा आप याद रखिए। तो ये चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ जिससे कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आप कहोगे सर रे तो ऐसे आ रही है और कैलकुलेशन हम ऐसे कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। याद रखना, यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब मैं कहूँ कि कॉन्वेक्स का फोकस, ये कॉन्क्यू है, कॉन्क्यू का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो आंसर होगा कि पोल के इधर की तरफ कैलकुलेशन कर रहे हैं और रे ऐसे आ रही है, इसलिए फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इधर की तरफ ही, लेफ्ट साइड में ही हो रहा है। देखो इमेज का फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में ही हो रहा है, इसलिए अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो रे तो ऐसे आ रही है, इमेज इधर की तरफ बन रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर आर, एफ, वी और यू, ये चारों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ताकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो प्लस और माइनस में आपसे गलती ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें यही गलती होती है कि आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और ये पॉइंट डिस्कस कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं अगला कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग मिरर फॉर्मूले की बात करेंगे। तो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले को जानना है कि फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं फिर किसी मिरर के लिए। तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v। द मिरर फॉर्मूला इज दैट इज नोन एज द 1/v प्लस 1/u। दिस इज द 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो दिस इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर इसमें से कोई दो वैल्यूज आपको पता है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर अभी हम जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो v है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ठीक है। u जो है वो क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सभी मेजरमेंट कहाँ से लिए जाएंगे, पोल से लिए जाएंगे। जो भी मेजरमेंट होंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, पोल से लिए जाएंगे। f क्या है, दैट इज द फोकल
फोकल लेंथ है। ये क्या है बेटा? फोकल लेंथ है। मिरर का क्या है? फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ क्या होता है आपको पता है। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो है हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन, ठीक है, याद रखना। ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उस इमेज की हाइट है, बड़ी है या छोटी है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं? इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा h डैश से, h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात आप याद रखिए। h क्या है यहाँ पर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। h डैश क्या है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, h जो है वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और h डैश जो है वो क्या है? दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ इमेज। ये किसकी इमेज है? हाइट ऑफ इमेज है, राइट। और इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट इमेज से कितना बड़ा है या छोटा है, ऑब्जेक्ट इमेज से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ये बात हमें यहाँ से निकल करके आ जाएगी। और बाद में इसी वैल्यू को हम लोग जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उससे जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है -v/u। जो ये h डैश अपॉन h है ये किसके बराबर होता है? -v/u के बराबर होता है। अब आप पूछेंगे सर ये आ कहाँ से गया? तो बेटा इसको हम ज्योमेट्री से निकालते हैं। ये वैल्यू जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्टली जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाती हैं। तो ये फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का आपको याद होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता है तो आसानी से आप ये सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ कर सकते हैं। एच डैश अपॉन एस इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है, -v/u। सो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बात यहाँ से समझ में आती है कि मैग्नीफिकेशन से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है या कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, या इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ से निकल करके आ जाती है। आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है। रिफ्लेक्शन का मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर कर दिया। अब इसमें बच रहा है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आप इतने टॉपिक्स को समझें और आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसे सॉल्व करें। नेक्स्ट टर्म में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ उपस्थित होंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग जो है रिफ्लेक्शन के ऊपर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।